बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फ्लुएंसेस फॉर टू पॉपुलेशन मीन हैंड आउट 6 चैप्टर 10। अच्छा, जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया था और उसमें जो सैंपल मीन था वो 1 सैंपल मीन था। उसके अंदर एक मीन 1 मीन की हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने की थी और इस चैप्टर के अंदर जो है वो 2 पॉपुलेशन मीन्स को टेस्ट किया जाएगा। 1 पॉपुलेशन मीन के अंदर ऐसा होता है कि हम एक सैंपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था क्लास के अंदर भी और लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो एवरेज एज है वो 18 ईयर्स है। उसका रीज़न भी आपको बताया था कि उनके जो प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है वो इंटर पास करते करते 18 साल के करीब करीब पहुंच जाते हैं और जब यूनिवर्सिटी में दाखिला होता है तो वो 18 साल के हो चुके होते हैं। तो अब इसमें सिंपली हमने एक सैंपल लिया था, वो किसी भी जगह से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो हम देखना चाहते हैं उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का तो हम उर्दू यूनिवर्सिटी को ले लेंगे। अगर उसके अंदर हम जो है ना किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का सैंपल ले लें, लेकिन वो एक सैंपल था। लेकिन अगर हमारा इरादा ये ना हो, अगर हमारा इरादा ये हो कि हम ये चेक करें कि कराची यूनिवर्सिटी और उर्दू यूनिवर्सिटी इन दोनों की जो बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनकी एज बराबर है या बराबर नहीं है, यानी अब यहाँ पर 2 सैंपल यूज़ हो रहे हैं कि हम जो है ना 2 अलग अलग जगहों से कराची यूनिवर्सिटी और उर्दू यूनिवर्सिटी दोनों जगहों से ये सैंपल लेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। आया उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और केयू के स्टूडेंट दोनों की एज बराबर है, इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम 2 सैंपल्स को टारगेट करेंगे। अब सैंपल के अंदर 2 तरह के सैंपल होते हैं। एक होते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल्स, जैसे अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि केयू और उर्दू यूनिवर्सिटी के बीबीए के स्टूडेंट्स। अब केयू का जो सैंपल होगा बीबीए के स्टूडेंट्स का जो एज हम लेंगे वो एक अलग सैंपल है, अलग जगह से लिया गया है, और उर्दू यूनिवर्सिटी से जो सैंपल लिया गया है वो एक अलग जगह से लिया गया है, यानी दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट सैंपल हैं। लेकिन अगर हमारा सैंपल इस तरह से होता कि हम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस देख रहे हों, फ़र्ज़ करते हैं कि कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिसको हमने शुरू में हायर किया और उनसे हमने काम लेना शुरू कर दिया, तो हमने देखा कि वो पूरे दिन में 50 फाइलों को जो है ना वो सॉर्ट कर सकते हैं एक एम्प्लॉय। ठीक है, ये हायरिंग के वक्त की बात है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उन्हीं बंदों को जिनको हमने हायर किया था उनको हमने एक ट्रेनिंग दिलवाई और ट्रेनिंग दिलवाने के बाद हमने दोबारा उनको वही काम हैंड ओवर किया और हम चेक करना चाह रहे थे कि ट्रेनिंग से पहले वो कितना जो ना वो फाइल डील कर रहे थे और ट्रेनिंग के बाद वो कितना फाइल डील करने की सलाहियत रखते हैं। तो हालांकि इसके अंदर मीन तो 2 हैं, एक ट्रेनिंग से पहले वाला मीन और एक ट्रेनिंग से बाद वाला मीन, लेकिन उसमें लोग वही हैं। तो ये रिलेटेड सैम्पलिंग रिलेटेड सैंपल कहलाएगा। ये हम आगे कवर करेंगे। अभी इसमें जो हमारा टारगेट है, जो अभी इस पोर्शन में हम 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स को कवर करेंगे। अब चूँकि ये मीन की बात हो रही है, याद रखें मीन हमेशा उस चीज़ का कैलकुलेट होता है, इसका स्केल जो है रेशो या इंटरवल स्केल होता है। ठीक है, आपके हैंडआउट के अंदर जो क्वेश्चन हैं
1 से 6 तक क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे होंगे कि उसमें बारी बारी हमें दो चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैं आपको एरो की मदद से दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है x1 यानी पहला जो सैंपल है उसका जो मीन है वो 10 है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2.1 है, उसका जो सैंपल साइज है वो 15 है। इसी तरीके से जो दूसरा मीन है वो 12 है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2.3 है, उसका एन जो है वो 15 है। अब हमें करना क्या है, टू टेल टेस्ट अप्लाई करना है, यानी हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, और अल्फा जो है वो हमारा 5% है। ये पार्ट ए है। पार्ट बी में हमें 95% पे कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है। अगर आप लोगों को याद हो तो क्लास में मैं आपको एक चीज़ बताता था कि आगे चल के हम दो चीज़ों के ऊपर टारगेट करेंगे। एक तो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट कैलकुलेट करेंगे हर प्रोसीजर का, और दूसरा हम हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे। हमने जो लास्ट चैप्टर कवर किया था, चैप्टर नंबर 9, उसमें हमने 1 सैंपल का हाइपोथेसिस टेस्ट किया था। अगर आप थोड़ा अपने पुराने हैंडआउट निकालें और हैंडआउट 8 को चेक करें तो हैंडआउट 8 के अंदर हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट कैलकुलेट किया था 1 सैंपल का, यानी 1 सैंपल का कॉन्फिडेंस इंटरवल चैप्टर 8 में हमने कवर किया था। चैप्टर 9 में हमने 1 सैंपल की हाइपोथेसिस टेस्टिंग की थी। अब क्योंकि वहाँ पर वो फर्स्ट टाइम के कॉन्सेप्ट से तो वो दो चैप्टर अलग अलग दिए गए थे, लेकिन अब चूँकि आप फेमिलियर हो चुके हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल से और हाइपोथेसिस टेस्टिंग से, अब सिर्फ ये है कि सिचुएशन चेंज हो रही है। पहले वो चीज़ 1 सैंपल के लिए थी, अब वो चीज़ जो है ना वो 2 सैंपल के लिए है। तो इसीलिए जो है ना यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट आपको पहले से हैं, तो लिहाजा अब हम यहाँ पे चीज़ें सॉल्व करना शुरू कर देंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताता चलूँ कि शुरू में हमने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक था पॉइंट एस्टिमेट। मैंने कहा था मीन जो होता है वो हमारा, जो सैंपल मीन होता है वो हमारा पॉइंट एस्टिमेट होता है। मीन में अगर प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन या 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई भी चीज़ जब आप प्लस माइनस करके तो एक रेंज बनती है। वो जो रेंज है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट कहलाता है। वो जो रेंज होती है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट कहलाता है। फिर मैंने जो है ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन 1, 2, 3 वाला जो है ना वो कॉन्सेप्ट ये शुरू में दिया था। उसके बाद हमने कहा था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, फिर हमने इसको 1, 2, 3 को टेबल वैल्यू से, यानी z अल्फा बाय 2 या t अल्फा बाय 2 से रिप्लेस किया था, और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n किया था। हमने कहा था अब आप जो है ना इस चीज़ को फॉलो करेंगे, यानी x बार प्लस माइनस z अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट का फार्मूला था। z टेस्ट का और t टेस्ट का था x बार प्लस माइनस t अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n। तो ये फार्मूला था 1 सैंपल का। 2 सैंपल का फार्मूला लाजमी है, इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। और इसी तरीके से 1 सैंपल की हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग पिछले चैप्टर में कवर किया था, जिसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक के फार्मूलाज थे। जैसे z का था x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n, और जबकि t का फार्मूला था x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n। तो ये 1 सैंपल के हाइपोथेसिस टेस्टिंग के फार्मूलाज थे। t और z मैंने आपको बताया था। 1 सैंपल जब n हमारा 30 से अबव हो तो z अप्लाई होता है, और n अगर 30 से कम हो तो t अप्लाई होता है। तो ये 1 सैंपल की बात हो गई जहाँ पे हमने हाइपोथेसिस टेस्ट किया और उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट कैलकुलेट किया था चैप्टर 8 और 9 के अंदर। अब चैप्टर 10 के अंदर हमारा जो टारगेट होगा वही चीज़ें हम जो है 2 सैंपल्स के अंदर यूज़ करेंगे, यानी 2 सैंपल्स के लिए यूज़ करेंगे। तो लाजमी बात है हर प्रोसीजर के अपने अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक के फार्मूलाज हैं, और हर सैंपल के जो है ना वो हर मेथड के अपने अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल के फार्मूलाज हैं।
जैसे अगर क्लास में आपको याद हो, हमने कहा कि हमने अगर कढ़ाई पकानी होती है तो हम कढ़ाई का मसाला लेते हैं, और अगर बिरयानी पकानी होती है तो बिरयानी का मसाला लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हमें 1 सैंपल करना होगा तो 1 सैंपल वाले फार्मूलाज यूज़ करेंगे, और अगर 2 सैंपल लेना होगा तो 2 सैंपल वाले फार्मूलाज लेने होंगे। अब हमें सिर्फ ये समझना है कि कौन सा प्रोसीजर या कौन सा फार्मूला पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई होता है। तो अब हमें जो ना वो उन चीज़ों को समझना है, रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ समझना है कि अच्छा 1 सैंपल है तो ये है। देखें चीज़ें हर जगह पे सेम हो रही होंगी, सिर्फ ये है कि उसका जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट होगा, स्टेप्स सेम होंगे, करने का तरीका सेम होगा, मकसद सेम होगा, सिर्फ उसका प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट होगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, ये टी टेस्ट है, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर पूल्ड। देखें अब यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट सैंपल के अंदर आपको 2 तरह के टेस्ट मिलेंगे, एक मिलेगा पूल्ड और दूसरा मिलेगा नॉन पूल्ड। पूल्ड का मतलब है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर 2 सैंपल जो हम ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर KU से भी जो हम सैंपल ले रहे हैं और उर्दू यूनिवर्सिटी से भी जो हम सैंपल ले रहे हैं, उन दोनों सैंपल्स के अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं तो फिर हम पूल्ड टेस्ट अप्लाई करेंगे। और KU से और उर्दू यूनिवर्सिटी से जो लिए गए सैंपल हैं, उन दोनों के अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नहीं है, यानी क्लोजर नहीं है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है सैंपल का 5 तो दूसरे का आ रहा है 15, तो इस सूरत में हम जो है ना नॉन पूल्ड अप्लाई करेंगे। पूल्ड सिर्फ उस सूरत में अप्लाई करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्लोज हो, यानी एक का अगर 2 आ रहा है और दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये फ़र्क चल जाता है, यहाँ पर जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसका कोई वो रूल नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन क्लोज कितना होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर वो खुद ही सॉफ्टवेयर हमें जो है ना वो गाइड कर देता है कि यहाँ पर आप स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल हैं या नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन को भी चेक किया जाता है कि वो इक्वल हैं या नहीं है, तो उस हिसाब से फिर पूल्ड और नॉन पूल्ड का डिसाइड होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 स्टेप्स दिए गए हैं, वही नल और अल्टरनेट बनाना है। वहाँ पर नल जब हम बना रहे थे तो हम कह रहे थे म्यू इक्वल टू समथिंग, म्यू इक्वल टू समथिंग, लेकिन यहाँ पे जो नल बनेगा वो म्यू इक्वल टू μ2, यानी सैंपल 1 के बराबर है। और फिर अल्टरनेट वही बराबर नहीं है, लेसर है या ग्रेटर है, ये डिपेंड करता है, सिचुएशन को देखते हुए हम बनाते हैं। आगे चल के हम इसको जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अल्फा डिसाइड करना है। उसके बाद पूल्ड का जो टेस्ट स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है वो ये है, ये वाला फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और फिर उसको चेक करेंगे। उसके बाद ये पूल्ड हो या नॉन पूल्ड, दोनों के अंदर टी टेबल यूज़ होगा। सैंपल साइज चाहे कितना भी हो, टी टेस्ट यूज़ होगा। इसके अंदर जी टेबल या जी टेस्ट यूज़ नहीं होगा, याद रखें, इसमें टी टेबल टी टेस्ट अप्लाई होगा। ये देखो टी का प्रोसीजर है, टी टेबल यूज़ होगा। उसके बाद हम स्टेप 4 में टेबल से वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, टेबल से वैल्यू फाइंड करने का तरीका जो है ना वो तकरीबन सेम है, सिर्फ ये कि डिग्री ऑफ फ्रीडम वेरी करता है। जैसे यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है n1 + n2 - 2, टेबल वही है अल्फा के हिसाब से, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को देखते हुए हमें टेबल वैल्यू फाइंड करनी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले क्वेश्चन में देखें, ये हमारा डेटा लिखा हुआ है कि ये मीन है पहले सैंपल का पर दूसरे सैंपल का, इस तरीके से ये डेटा गिवन है। अब हमें आंसर, पहले मैं पार्ट ए का आंसर कर रहा हूँ, यहाँ पे ए और बी पार्ट है, पहले मैं ए का आंसर कर रहा हूँ। फॉलो द 6 स्टेप गिवन इन द प्रीवियस स्लाइड। स्टेप 1 में हमने नल और अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस बनाया है। हमने कहा कि μ1 एंड μ2 जो है ना इक्वल है, बोथ मीन्स आर इक्वल, यानी KU का जो मीन है और उर्दू यूनिवर्सिटी के जो एज का मीन है ये दोनों बराबर हैं। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमने बनाया है कि बोथ मीन्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि टू टेल्ड है, टू टेल्ड का मतलब नॉट इक्वल टू का साइन लगेगा।
अगर ये राइट टेल्ड होता तो यहाँ हम ग्रेटर देन का साइन लगाते, अगर ये लेफ्ट टेल्ड होता तो हम लेस देन का साइन लगाते। सिग्निफिकेंस लेवल 5% है, ये अल्फा गिवन है 5%, नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। इट इज टू टेल्ड सो वी डिवाइड 0.05 बाय 2। ये चूंकि टू टेल्ड है, देखो नॉट इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ये टू टेल्ड है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.025 बन जाएगा। अब ये पूल टेस्ट का फार्मूला है, फार्मूले में x1 बार x2 बार और फिर ये SP है 1/n1 है, बाकी चारों चीज़ें हमें पता हैं लेकिन SP का पता नहीं है। SP कैलकुलेट करने का, ये बेसिकली SP जो है स्टैंडर्ड डेविएशन पूल्ड कहलाता है। पूल्ड का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें n1 -1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1, इस तरीके से ये फार्मूला लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, SP कैलकुलेट कर रहा हूँ, SP कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब देखिए हमारा सैंपल 1 जो है n1 जो है वो 15 है, ये 15 मैंने यहाँ पुट किया, -1 फार्मूले का है। और फिर पहला हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है S1 वो 2.1 है, हमने 2.1, ये S1 हमारा 2.1 स्क्वायर फार्मूले का है। इसी तरीके से N2 भी देखें ये 15 है, 15 है, और S2 यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2.3 है, तो ये इसको स्क्वायर फार्मूले का लग गया। उसके बाद N1 प्लस N2 -2, ये भी फार्मूले का है, N1 15 है, N2 भी 15 है, प्लस किया -2 किया, जब इसको कैलकुलेट किया तो उसका आंसर आ गया 2.2022। अब आप टी प्रोसीजर, ये वाला जो प्रोसीजर है इसमें मैंने डेटा इंसर्ट किया है। देखिए हमारा पहला सैंपल है x1 जो है वो 10 है, हमारा दूसरा सैंपल जो है x2 वो 12 है। हमने सैंपल 1 से सैंपल 2 माइनस किया और फिर देखें ये SP पुट किया है फार्मूले में, आप देख सकते हैं ये देखो SP लिखा हुआ है 2.2022 जो हमने यहाँ पुट किया है। उसके बाद फार्मूले में है 1/n1 1/n2 1/15 1/15, क्योंकि सैंपल साइज दोनों का 15 है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट किया, रिजल्ट हमारे पास आ गया -1.5029, यानी ये टेस्ट स्टैटिस्टिक का हमारा रिजल्ट है जो कि -1.5029 आ रहा है। उसके बाद हम स्टेप 4 में टेबल से वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फा हमारा 5% था, चूंकि 2 टेल्ड है तो हमने 5% को 2 से डिवाइड किया तो 2.5% हो गया। उसको डेसिमल में लिखेंगे 0.025। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कह रहा है n1 प्लस n2 -2, n1 भी 15 है, n2 भी 15 है, -2 करेंगे तो ये 30 -2 हो जाएगा 28। टेबल वैल्यू हमने जब फाइंड की 0.025 के कॉलम में और डिग्री ऑफ फ्रीडम 28 की रो में, तो हमारे पास 2.048 टेबल वैल्यू आ रही है। अब चूंकि ये 2 टेल्ड है तो प्लस का साइन भी लगाएंगे और माइनस का साइन भी लगाएंगे। अब वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो -1.5029 है, जो कि हमने इस फार्मूले की यहाँ मदद से कैलकुलेट किया है। और ये जो है वैल्यू अगर आप देखें, ये हमने टेबल वैल्यू को लिखा हुआ है, ये माइनस की टेबल वैल्यू, ये प्लस की टेबल वैल्यू, इसके दरमियान ये वाला जो एरिया है, सेंटर वाला जो एरिया है, ये वाला, अगर हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक की ये जो वैल्यू आ रही है ये इस रेंज में अगर लाया कर रही है, इस रेंज में अगर लाया कर रही है तो जो है हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। और अगर ये बाहर चली गई, बाउंड्री से बाहर, ये लिखा हुआ है, ये रिजेक्शन रीजन, ये एक्सेप्टेंस रीजन, ये पूरा एक्सेप्टेंस रीजन है, ये रिजेक्शन। अब आप देखें सेंटर में 0 होता है और अगर हम इस तरफ आएँ तो -1 फिर -2 -1.5 फिर -2 आएगा, तो यहाँ पर जो हमारी बाउंड्री लगी हुई है वो -2.048 है, तो -1.5 लाजमी बात है इस बाउंड्री से पहले होगा, क्योंकि अब 0 से इस तरफ जाएंगे तो पहले -1.5 आएगा, उसके बाद -2 आएगा, तो -1.5 जहाँ कहीं भी आएगा वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है, तो हम यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे और कहेंगे बोथ मीन्स आर इक्वल। ये हमारा हाइपोथेसिस टेस्ट हो गया। उसके बाद वही डेटा लिया है हमने, पार्ट बी कर रहे हैं। अब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट कैलकुलेट कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल का अगर पूल्ड का फार्मूला शीट देखें तो ये वाला फार्मूला है, ठीक है, ये वाला फार्मूला है हमारे पास, ये लिखा हुआ है।
x1 माइनस x बार 1 x बार 2 प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 एस पी, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अब x1 से x2 माइनस किया, फिर ये सारा प्रोसेस किया, करने के बाद जो हमारे पास रेंज बनी वो माइनस 2.6013 से लेके माइनस 1.398652 तक बनी। तो ये फार्मूले से हमारा रिजल्ट आ गया कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट। यही प्रोसीजर दोनों अप्लाई करते हुए आपको क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 खुद से करना है, और उसको समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 को आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक है, जो कहता है नॉन पूल्ड प्रोसीजर के थ्रू सॉल्व होंगे। चीज़ें हमें गिवन है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक का डेटा गिवन है हमें, वही जो है ना उसी तरह का डेटा है, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन में फ़र्क है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नॉन पूल्ड मैं आपको बता चुका हूँ, जब स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर ना हो या क्लोजर ना हो तो नॉन पूल्ड अप्लाई होता है। उसका ये फार्मूला है। ठीक है, ये वाला जो टी का फार्मूला है, नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेंगी, अल्फा डिसाइड होगा। टेबल से वैल्यू फाइंड करने का थोड़ा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि पूल्ड के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करने के लिए सिंपली n1 प्लस n2 माइनस 2 करते थे, लेकिन यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला ये इतना बड़ा वाला फार्मूला है। ठीक है, इसकी मदद से डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, फिर टेबल से वैल्यू फाइंड करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये नल हाइपोथेसिस हो गया, बोथ मीन्स आर इक्वल। ये अल्टरनेट हो गया क्योंकि वो कह रहा है टू टेल्ड, तो यहाँ बोथ मीन्स आर डिफरेंट, ये हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया। अब चूंकि ये टू टेल्ड है, नॉट इक्वल टू का साइन लगाया, तो 5% को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.025। उसके बाद नॉन पूल्ड का टेस्ट स्टेटिस्टिक प्रोसीजर है, फार्मूला है। ये देखो फार्मूला लिखा हुआ है, पहले सैंपल को दूसरे सैंपल के साथ माइनस करना है, और फिर जो है हमें इसको स्टैंडर्ड डेविएशन n1 के साथ कैलकुलेट करना है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x1 हमारा 10 है, और फिर उसमें से x2 12 है, फिर ये स्टैंडर्ड डेविएशन पुट किया है, और फाइनली हमारी जो वैल्यू आई है वो -1.438389 है। ये टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू नॉन पूल्ड के थ्रू। अब टेबल से वैल्यू फाइंड करेंगे। टेबल में जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हमारा अल्फा 5% है और टू टेल्ड था, तो हमने डिवाइड किया तो 0.025 हो गया। और यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है वो ये वाला लंबा फार्मूला यूज़ होता है। उस फार्मूले के अंदर फार्मूला देख सकते हैं, और फिर हमने डेटा सारा तकरीबन ये गिवन है, तो ये डेटा हम जो है यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 18.36। अगर ये 18.5 से ऊपर होता तो हम उसको 19 कर देते। अब चूंकि 18.36 है तो हम राउंड करके उसको 18 कर देते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो राउंड करेंगे, ऐसे डेसिमल में नहीं होता। तो अगर डिजिट 0.5 से छोटा होगा तो हम उसको ओमिट कर देंगे, लेकिन अगर डिजिट 0.5 से ऊपर होगा तो हम उसको राउंड करके आगे ऐड कर देंगे। यहाँ पर डिजिट चूँकि 0.5 से कम है, 0.36 है तो ज़्यादा, इसको हम ओमिट कर देंगे। सिंपल 18 को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ले देंगे, और 18 और 0.05 में जब हमने टेबल वैल्यू फाइंड की तो वो 2.101 आ रही है। और ये टेबल वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पे, चूँकि टू टेल्ड है तो माइनस वैल्यू और प्लस वैल्यू, तो ये दरमियान में जो है ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ये भी रिजेक्शन रीजन है, ये भी रिजेक्शन रीजन है। उसके बाद ये जो हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू फाइंड की है, अब चूँकि सेंटर में 0 है, अब टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 0 से लेके -2 के दरमियान हम देखेंगे 1.4 माइनस जो है वो यहाँ कहीं आएगा, तो ये जो है ना वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है। तो वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक इज -1.438389 which falls in non rejection region, यानी एक्सेप्टेंस रीजन। सो वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो हम ये कहेंगे बोथ मीन्स आर इक्वल, यानी कराची यूनिवर्सिटी या उर्दू यूनिवर्सिटी जो भी एग्जाम्पल होगी उस हिसाब से हम बोल देंगे कि ये दोनों के मीन बराबर हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट कैलकुलेट करके दिखाया गया है। नॉन पूल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल का ये फार्मूला है, उसके अंदर ये डेटा पुट किया है और फाइनली हमारे पास ये आंसर आया है। तो ये आप देख सकते हैं और उसको आप फिर क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 आपको खुद से करने हैं। उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को रेफर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी पूल टेस्ट है, वहाँ पर सिर्फ डेटा गिवन था, यहाँ पे पूरी सिचुएशन गिवन है। तो ये भी आप क्वेश्चन रीड करेंगे। सर्वे कंडक्टेड ऑन स्टार्टिंग सैलरी पैकेज इन 1000 ऑफ स्टूडेंट बोथ मेल एंड फीमेल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर्स इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, ये डेटा यानी हज़ारों में है। सैलरी जो है यानी मेल की सैलरी 26,000, 17,000, 22,000, ये एक एवरेज है कि डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई अपॉइंट होता है तो उसकी सैलरी इतनी है मेल की, और ये फीमेल की एक एग्जांपल है। ठीक है, जो कि डेटा यहाँ दिया गया है। ठीक है, डेटा एनालिसिस जो है वो सजेस्ट करता है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसीलिए ही हम टी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब होती है तो उसका मतलब उसके अंदर पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन वो कह रहा है दोनों के इक्वल हैं, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे इक्वल हैं, तो यहाँ पे पूल्ड अप्लाई होगा। एट द 5% सिग्निफिकेंस लेवल डू द डेटा प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट मीन सैलरी स्टार्टिंग पैकेज ऑफ मेल एक्सीड दैट ऑफ फीमेल। अब वो कह रहा है कि मेल की सैलरी फीमेल के मुकाबले में ज़्यादा है, तो उसमें नल हाइपोथेसिस बनेगा μ1 इक्वल टू μ2 और अल्टरनेट बनेगा μ1 ग्रेटर देन μ2। ये 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी मालूम करना है। ठीक है, तो ये और ये सिग्निफिकेंस लेवल यानी अल्फा हाइपोथेसिस टेस्ट जो है वो हमें 5% पे करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें 90% पे करना है। तो ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हुए उसी तरीके से सॉल्व होगा, ये आप कर लीजिएगा। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी जो है ना वो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आप देख सकते हैं, वो हमें बता रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो जो है यहाँ पे डू नॉट अज्यूम दैट पॉपुलर स्टैंडर्ड डेविएशन आर इक्वल, उसका मतलब यहाँ पे नॉन पूल्ड अप्लाई होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हुए सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 है, उसको भी सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 को रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि उसी तरीके से सॉल्व होगा। और क्वेश्चन नंबर 16 फिर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हुए सॉल्व होगा। अब आते हैं ऑर्डिनल स्केल डेटा। पहले जितने भी सवाल थे वो सारे मीन के मुतालिक थे, अब ये मीडियन के बारे में है। टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स मीडियन। अब मीडियन के लिए जो प्रोसीजर है वो है मेन विटनी। मेन विटनी टेस्ट वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स हों। तो उसका ये प्रोसीजर लिखा हुआ है, प्रोसीजर के अंदर जो है ये नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंस लेवल को डिसाइड करना है। फिर एम जो है सम ऑफ रैंक्स फॉर सैंपल डेटा ऑफ फ्रॉम पॉपुलेशन 1, वो हमें सम लेना है। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ ये टेबल वैल्यू फाइंड की है कैसे होगी, ये सारा हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ये मीडियन डेटा है कि इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल ऑफ 10 होम्स ईच इन कराची सिटी एंड हैदराबाद यील्डेड द फॉलोइंग डेटा ऑन होम प्राइसेस। लाखों में है, 10 घरों का हमने डेटा लिया है। कराची के 10 घरों का डेटा था, अगर उसको हज़ारों में कन्वर्ट करें तो 2,34,000, तो तकरीबन ये 23 लाख 2,34,00,000 बनेगा। तो बहरहाल ये घरों की कीमतें हैं हैदराबाद के अंदर, कराची के अंदर। अब हमें जो है बाय यूजिंग मेन विटनी टेस्ट एट द 5% कैन द मीडियन कॉस्ट फॉर एग्जिस्टिंग सिंगल फैमिली डिफर इन कराची सिटी एंड हैदराबाद। डिफर का मतलब ये है कि नॉट इक्वल टू का साइन लगेगा। तो हम जो ना 6 स्टेप जो पीछे दिए हुए हैं उसको अप्लाई करते हैं। μ1 इक्वल टू μ2, होम कॉस्ट सेम फॉर रेजिडेंट्स ऑफ कराची एंड हैदराबाद, और μ1 नॉट इक्वल टू μ2, होम कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम और फॉर दी रेजिडेंट्स ऑफ होम कॉस्ट सेम है या डिफरेंट है। तो ये हमारे पास नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बन गए। सिग्निफिकेंस लेवल 5% था, नॉट इक्वल टू है, तो लिहाजा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.025 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जो है इस डेटा को
हमें रैंक करना है। अब देखिए ये कराची का जो डेटा है 234, 213, 623, ये सारा मैंने ये कराची का डेटा ये रखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद फिर हैदराबाद का डेटा ये देखो रखा हुआ है, ये सारा हैदराबाद का डेटा है, ये आपको नज़र आ रहा है। अब मुझे इसमें रैंक करना है। रैंक का मतलब जो छोटी वैल्यू होगी उसको 1 देना है, जो बड़ी वैल्यू होगी वो 2 देना है, उसको 3, 4, इस तरीके से मुझे जो है ना उसको रैंक देना है। लेकिन ये नहीं देखना कि कराची का है या हैदराबाद का, सिर्फ ये देखना है कि कराची और हैदराबाद दोनों सैंपल में सबसे छोटी वैल्यू कौन थी। तो हमने देखा 170 सबसे छोटी वैल्यू, उसको मैंने 1 दे दी। तो दूसरी छोटी वैल्यू 174 है, उसको मैंने 2 दे दिया। तीसरी छोटी वैल्यू 178 है, इसको मैंने 3 दे दिया। चौथी छोटी वैल्यू 192.8 है, उसको हमने 4 दे दिया। इस तरीके से 210.9, ये पांचवी छोटी वैल्यू, इसको 5 दे दिया। फिर छठी है 213, उसको हमने 6 दे दिया। तो यानी दोनों सैंपल के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू, फिर थोड़ी बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी एक छोटी वैल्यू निकल गई तो फिर दूसरे नंबर पे छोटी वैल्यू को 2 देंगे, फिर तीसरे नंबर वाली छोटी वैल्यू को 3 देंगे। इस तरीके से करते करते, क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन कराची की, 10 हैदराबाद की हैं, तो करते करते हमारी टोटल 20 तक ये रैंकिंग होगी। अब ये करने के बाद जैसा कि प्रोसीजर में बताया कि सम ऑफ रैंक्स ऑफ पॉपुलेशन 1, पॉपुलेशन 1, जैसे हमारे पास कराची जो है ना वो पॉपुलेशन 1 है। अब इस कराची का ये जो पूरा 10 से लेके ये 15 तक ये जो हमारे पास रैंक आ रहा है, इनका सम लेना है, इनको टोटल करना है। इसका टोटल मैंने किया है, वो आ रहा है 122, 122, ये हमारा टोटल आ रहा है सम ऑफ, क्योंकि मेन मिट्टी में कह रहा है कि सम ऑफ रैंक्स ऑफ पॉपुलेशन 1, ये हमने सम कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर मेन मिट्टी का ये टेबल दिया हुआ है। टेबल से वैल्यू फाइंड करने का तरीका ये है, चूंकि 2 सैंपल हैं, दोनों का सैंपल जो n है वो 10 है, n1 भी 10 है, n2 भी 10 है। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है। यहाँ पे 10 है और ये 10 है तो 5% है, लेकिन हमारे पास चूंकि 2 टेल्ड है तो हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 0.025। तो हमने देखा ये n1 है, n1 भी हमारा 10 है, ये 10 आपको नज़र आ रहा है, n2 भी हमारा 10 है, और ये 0.025 के सामने देखा ये 131 हमारी टेबल वैल्यू आ रही है, 131 हमारी टेबल वैल्यू आ रही है। ये जो टेबल वैल्यू जो आपको यहाँ टेबल के अंदर गिवन है, ये राइट साइड वैल्यू कहलाती है। जो भी मेन मिटनी के अंदर जो टेबल वैल्यू आप फाइंड करते हैं सैंपल की मदद से और अल्फा की मदद से, वो राइट वैल्यू होती है। लेफ्ट वैल्यू फाइंड करने का जो तरीका होता है, उसके लिए ये वाला फार्मूला है, n1 फिर n1 प्लस n2 प्लस 1, फिर माइनस जो राइट वाली वैल्यू होती है वो माइनस करते हैं। अब n1 हमारे पास 10 था, फिर n1 10, n1 n2 भी 10, 20 हो गया, प्लस 1 21 हो गया। 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 हो जाएगा। 210 में से ये राइट वाली वैल्यू जो ये हमने टेबल की मदद से फाइंड की है 131, ये हमने माइनस करती तो 79 हमारे पास आंसर आ रहा है। अब आते हैं, ये हमारी टेबल वैल्यू फाइंड होगी, 79 हमारी लोअर बाउंड्री है और 131 हमारी अपर बाउंड्री है। जेड और टी टेस्ट के अंदर सेंटर में 0 होता है, जबकि मेन विटनी या विल्कॉक्सन जो टेस्ट है उसमें 0 जो है ना वो स्टार्टिंग में होता है, 0 स्टार्टिंग में होता है, उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, उसमें टेबल की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। जबकि जेड और टी के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती हैं। सेंटर में 0 होता है, यहाँ पे सेंटर में 0 नहीं होता, यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 होता है। तो हमने टेबल वैल्यू रख दी, चूंकि 2 टेल्ड है तो 79 और ये लोअर हमारी वैल्यू हो गई, और ये अपर वैल्यू है 131 राइट वाली, ये लेफ्ट वाली, ये हमने रख दिया। और ये वाला जो दोनों के दरमियान जो रेंज है, ये वाली रेंज है, ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन कहलाएगा, ये भी हमारा रिजेक्शन रीजन कहलाएगा, ये भी हमारा रिजेक्शन रीजन कहलाएगा। अब हम देख सकते हैं 122 जो है वो, अब 79 से अगर मैं काउंट करना शुरू करूं, 79, 80, फिर 90, फिर 100, 110, 120, 130, तो 122 जो है वो यहाँ कहीं लाए करेगा, जो कि हमारी m की वैल्यू है, जो कि हमारी m की वैल्यू है, जो हमने यहाँ ये देखो ये सैंपल से कैलकुलेट की है ये वाली। तो ये 122 जो है वो टेबल वैल्यूज की जो रेंज है उसके अंदर लाया कर रही है, तो नल हाइपोथेसिस जो है वो हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। तो हम कहेंगे कि होम कॉस्ट सेम फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ कराची एंड हैदराबाद। उसके बाद इंटरवल एंड रेशियो स्केल डेटा है, लेकिन 2 रिलेटेड सैंपल में मैं आपको बता चुका हूं कि 2 एक तरह के सैंपल्स होते हैं, जिसको हम, जैसे आप लोग हैं, आप लोग जो है
अभी आप लोगों को जो है ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग या स्टेट्स की जो स्किल्स हैं वो अगर हम आपसे मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करवाते, जब आप BBA 1 में आए थे उस वक्त अगर हम आपसे कैलकुलेट करवाते तो आपकी जो नॉलेज लेवल होती वो सिर्फ आप लिमिटेड मीन मीडियन और मोड कैलकुलेट कर लेते, लेकिन आप कॉम्प्लेक्स किस्म के जो है ना प्रोजेक्ट प्रॉब्लम नहीं कर सकते थे। तो अगर हम आपको BBA 1 में वो करवाते जो सवाल, और वो हम ले लेते कि भाई आप उसमें जो है ना वो कितने % मार्क्स ले रहे हो, वो टेस्ट हम आपके पास आपका लेके 10 स्टूडेंट का या 15 स्टूडेंट का, और फिर जो है ना वो टेस्ट हम रख लेते। उसके बाद हम वेट करते और BBA 3 में आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाता फिर दोबारा वही टेस्ट हम आपको देते और फिर उसमें देखते कि आपके कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये रिलेटेड सैंपल हो गया, यानी आपके दो अलग अलग हमारे पास रिजल्ट्स होंगे। पहला जो आपको BBA 1 में दिया गया था वो हमारा जो है X1 कहलाएगा, X1 बार यानी जो भी उसका मीन होगा, और जो दूसरा हमने आपको BBA 3 के अंदर पास करने के बाद करवाया है वो हमारा दूसरा जो है सैंपल कहलाएगा। ठीक है, तो ये रिलेटेड सैंपल है, क्योंकि आप एक ही बंदे होंगे और हम इसके ऊपर प्री और पोस्ट एक एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तो ये रिलेटेड सैंपल कहलाएगा। ये इंडिपेंडेंट सैंपल नहीं है, ये एक ही बंदे के ऊपर जो है ना वो हम वर्किंग कर रहे हैं। ये रिलेटेड सैंपल का जो है ना वो प्रोसीजर है जो लिखा हुआ है, नल और अल्टरनेट अल्फा, और उसका जो T का फार्मूला है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये टेबल वैल्यू कैसे फाइंड होगी, इसके लिए अंदर भी T टेबल ही यूज होगा। तो ये हमारे पास प्रोसीजर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में वो कह रहा है द फॉलोइंग डेटा प्रोवाइड द वेट्स इन पाउंड ऑफ 12 यंग वुमेन बिफोर एंड आफ्टर रिसीविंग थायराइड ट्रीटमेंट। 12 जो है ना ख़वातीन हैं जिनको थायराइड का प्रॉब्लम था, तो थायराइड के प्रॉब्लम से पहले यानी उसका इलाज करवाने से पहले, जब उनको थायराइड डायग्नोज हुआ लेकिन अभी डॉक्टर ने उनका इलाज नहीं किया था, तो उनका वज़न चेक किया गया था, तो वज़न इनका ये था। उसके बाद उनको थायराइड की टेबलेट्स दी गई, उनका ट्रीटमेंट हुआ, कुछ अरसे के बाद उनका दोबारा वज़न चेक हुआ ट्रीटमेंट के बाद, तो ये वाला वज़न था, वही ख़वातीन थी। देखें, रिलेटेड सैंपल का मतलब ये है कि आपका सैंपल तकरीबन वही होगा। तो ये पहले इनका वेट हुआ ट्रीटमेंट से पहले, ये ट्रीटमेंट के बाद का वेट हुआ। अब एट द 5% सिग्निफिकेंस लेवल डज थायराइड ट्रीटमेंट अपीयर्स टू बी इफेक्टिव इन हेल्पिंग टू गेन वेट। यानी वह कह रहा है कि थायराइड का जो इलाज है, इलाज के बाद क्या उनका वजन बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर जो है ना ये चेक करना है कि थायराइड ट्रीटमेंट से पहले और बाद में जो है ट्रीटमेंट के बाद उनका वज़न बढ़ गया है। अगर ये कहता वज़न जो है क्या ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद जो है वेट डिफर करता है, तो फिर हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लगा दें। लेकिन टू गेन वेट की बात कर रहा है तो यहाँ पर फिर हम जो है ना ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। अगर यहाँ पे टू गेन के बजाय टू लूज वेट लिखा होता तो हम यहाँ पे लेस देन का साइन लगा दें। ठीक है, इन हेल्पिंग टू डिफर वेट होता तो यहाँ पर हम नॉट इक्वल टू का साइन लगा दें। अब यहाँ पे देखो ये नल हाइपोथेसिस हमने बनाया है। अब नल हाइपोथेसिस जो है हम यहाँ पे दो तरह से बना सकते हैं। एक तो ये बना सकते हैं कि वेट बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट इज सेम, वेट बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट इज सेम। लेकिन मैंने इसको ज़रा और अच्छे अंदाज से बनाना चाह रहा हूँ, यानी मैं उसको अच्छे, हालांकि मतलब वही है, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो मतलब वही है। मैंने जो हाइपोथेसिस बनाया वो ये बनाया है, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ थायराइड ट्रीटमेंट इन हेल्पिंग टू गेन वेट। ठीक है, यानी थायराइड ट्रीटमेंट का वेट गेन करने के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, यानी इम्पैक्ट नहीं है उसका मतलब थायराइड का इलाज से पहले और थायराइड के इलाज के बाद दोनों जो है ना वो मीन बराबर हैं, यानी नो इम्पैक्ट का मतलब यही बनेगा ना। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये तकरीबन वर्ड जो डिफरेंट है मतलब सेम है। यानी मैं अगर ये बोलूँ कि ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद
वजन सेम है और उसको मैं अगर ऐसे लिखूं देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ थायराइड हेल्पिंग टू गेन वेट, एक ही बात है, एक ही बात है अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे। उसके बाद μ1 ग्रेटर देन μ2, ट्रीटमेंट के बाद जो है वजन, ट्रीटमेंट के बाद का जो वजन है वो ट्रीटमेंट के पहले वाले वजन से ज़्यादा है, यानी इलाज के बाद वजन बढ़ गया है, यानी इलाज के बाद का वजन जो है वेट आफ्टर ट्रीटमेंट इज ग्रेटर देन वेट बिफोर ट्रीटमेंट। ये वाला हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, लेकिन मैं उसको ज़रा बेहतर अंदाज में बनाया है कि देयर इज इम्पैक्ट ऑफ थायराइड इन हेल्पिंग टू गेन वेट, मतलब वही है, ठीक है, यानी ट्रीटमेंट के बाद उनका वजन बढ़ गया है। अब वजन बढ़ गया है तो उसको मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ट्रीटमेंट का इफेक्ट जो है ना हुआ है, या मैं सिंपली ये लिखूँ कि उनका वजन जो है ट्रीटमेंट के बाद बढ़ गया है, तो बात वही है, लेकिन ये हाइपोथेसिस ज़रा अच्छी लगती है तो उस हिसाब से वर्डिंग को मैंने किया हुआ है। आगे भी चल के हम जो है ना और उसको बेहतर अंदाज में लिखेंगे ताकि आपको पता लगे कि हाइपोथेसिस जो है वो जो सेंटेंस बनते हैं वो थोड़े बेहतर अंदाज वाले बनते हैं, थोड़े प्रोफेशनल टाइप के बनते हैं, ताकि जो रीडर होता है उसको अच्छे लगें, क्योंकि आगे चल के ये आपको थीसिस पीएचडी या एमफिल या रिसर्च पेपर वगैरह में आप जब काम करेंगे तो आपको वहाँ पे एहसास होगा कि ये कितने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, और वहाँ पर तो आपको बिल्कुल आसान समझाया जा रहा है, लेकिन आगे चल के जब आप उसकी वर्डिंग को देखेंगे तो वहाँ पे आपको बड़ी अच्छे अच्छे वर्डिंग नजर आएगी, लेकिन मतलब तकरीबन वही होगा, यानी μ1 इक्वल टू μ2, ये वाला स्टेटमेंट आपकी जगह पे वही है। आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें और गौर करें, आपको यही मतलब उसका नजर आएगा, और इस स्टेटमेंट में यानी ये वाले जो सिंबल हैं उस स्टेटमेंट को पढ़ें तो आपको यही वाला मतलब समझ में आएगा। अब सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 5% है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद अब टी टेस्ट हमें अप्लाई करना है। टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो है जो फार्मूला है वो ये है डी बार एस डी एन। डी बार का मतलब या एस डी का मतलब क्या है ये भी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। एस डी ऐसे कैलकुलेट हुआ है और डी बार कैसे कैलकुलेट हुआ है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये टेबल है, ये जो टेबल है इसमें डेटा मैंने यही लिया है, ये डेटा लिया है, ये बिफोर का है और ये आफ्टर का है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हम आफ्टर वेट से कंसर्न है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो आफ्टर ट्रीटमेंट है वो जो है ना वो वजन बढ़ गया है, यानी फोकस जो है, अगर आप जुमला ये पढ़ें, एट द 5% सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट अपीयर्स टू बी इफेक्टिव इन हेल्पिंग, यानी हमारा जो टारगेट है वो आफ्टर ट्रीटमेंट के ऊपर ज़्यादा है, आफ्टर ट्रीटमेंट के ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, आफ्टर से बिफोर माइनस करेंगे, जैसे मैंने किया है। 94.3 में से 83.94 तो 83.3 माइनस किया तो 11 आ गया। 91.5 से 86 माइनस किया तो 5.5 आ गया। इसी तरीके से ये मैंने आफ्टर में से 1 by 1 बिफोर को 1 by 1 माइनस किया है। तो ये जो कॉलम है ये कहलाएगा डिफरेंस, डी डिफरेंस, डी कहलाएगा, ये डिफरेंस है, ठीक है। ये जो 78.2 है ये सम ऑफ डिफरेंस है, यानी ये जो टोटल डिफरेंस कॉलम का। अब ये जो डी बार है, डी बार बेसिकली मीन है। जैसे हम मीन में हमारी जो वैल्यू होती थी वो एक्स कहलाती थी, पर हम सम ऑफ एक्स लेते थे, सम ऑफ एक्स को डिवाइडेड बाय एन करते थे तो हमारा एक्स बार आ जाता था। इसी तरीके से यहाँ डी बार है, डी बार में हम क्या करेंगे, सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। सम ऑफ डी हमारे पास 78.2 है और डिवाइडेड बाय एन 12 है, तो हमारे पास डी बार आ गया 6.52। उसके बाद ये वाला चीज आप देख रहे हैं एस डी। एस डी का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, डिफरेंस का स्टैंडर्ड डेविएशन। ये डी बार का मतलब है डिफरेंस का मीन, एस डी का मतलब है डिफरेंस का स्टैंडर्ड डेविएशन। डिफरेंस कैसे लिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन डी माइनस डी बार स्क्वायर हमने किया है, यानी 11 माइनस 6.52 स्क्वायर किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। फिर 5.5 माइनस 6.52, इस तरीके से बारी बारी हमने किया है। तो डी माइनस डी बार स्क्वायर का जो सम आया है वो 729.5368। उसके बाद 729.5368, ये देखें, ये एस डी का फार्मूला है, मैंने पुट किया, ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पुट किया है।
12 यानी हमारी ऑब्जर्वेशन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ऑब्जर्वेशन है। 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास डिफरेंस का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 7.797। ठीक है, अब उसके बाद हमने टी वाला ये जो फार्मूला है उसके अंदर डेटा पुट किया। टी में पहला जो है वो डी बार है, डी बार 6.52 है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद एस डी है, एस डी ये वाला एस डी जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया 7. उसके बाद एन बार है। जब हमने ये पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2.8968। अब इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सिंपली n-1 है। अब यहाँ पे देखो ये दो सैंपल काउंट नहीं होंगे, बिफोर और आफ्टर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने डिफरेंस लिया है तो हमारा सैंपल सिर्फ ये काउंट होगा, क्योंकि हमने सिर्फ 12 ऑब्जर्वेशन को यहाँ एनालाइज किया। तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 12-1 होगा, अल्फा 5% है। ठीक है, 1 टेल्ड है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। टेबल में हम गए, टेबल की वैल्यू हमने देखी तो 1.796 है। अब टेबल वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, चूंकि 1 टेल्ड है तो ये वाला पूरा एरिया जो है लेफ्ट साइड वाला, यहाँ से लेके आप कितना भी आगे चले जाएं, ये पूरा एक्सेप्टेंस रीजन है पूरा। भले यहाँ आ जाए रिजल्ट आपका, यहाँ आ जाए तब भी एक्सेप्टेंस। सिर्फ बॉर्डर यानी जो हमने टेबल वैल्यू लिखी है उसके बाहर इस तरफ राइट पे जाएगा तो जो है ना ये रिजेक्शन रीजन होगा। यानी 2 टेल्ड में ये होता है कि 2 बॉर्डर होते हैं, एक ये वाला बॉर्डर यहाँ होता है, एक ये बॉर्डर होता है। तो दरमियान वाला एक्सेप्टेंस रीजन होता है, इधर बाहर निकलेगा तब भी रिजेक्ट होगा, इधर बाहर निकलेगा तब भी रिजेक्ट होगा। लेफ्ट टेल्ड में सिर्फ ये बॉर्डर होता है, तो लेफ्ट टेल्ड में इस तरफ अगर जाएगा तो रिजेक्ट होगा, इस तरफ कहीं पे भी जाएगा तो एक्सेप्ट होगा। इसी तरीके से राइट टेल्ड में जो राइट वाली टेबल वैल्यू है उसके राइट पे अगर हम जाएंगे तो रिजेक्शन है, उसके लेफ्ट पे कितना भी लेफ्ट चले जाएं, ठीक है, तब भी जो है ना हमारा एक्सेप्टेंस रीजन कहलाएगा। तो अब हम देख सकते हैं 2.8967 हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई है, जबकि टेबल हमारे पास 1.79 है। जीरो सेंटर में अगर इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो 1.79 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 2.5, 2.89 जो भी आएगा वो समझो कि इस बाहर वाली रेंज में आएगा। तो लिहाजा हमारी जो वैल्यू जो है ये रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू 2.8966 फॉल इन रिजेक्शन रीजन, सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, और हमारा स्टेटमेंट होगा देयर इज इंपैक्ट ऑफ थायराइड ट्रीटमेंट इन हेल्पिंग टू गेन वेट, यानी वजन गेन करने में थायराइड ट्रीटमेंट का इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आपको सॉल्व करना है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 21 किया है। ठीक है, अब ऑर्डिनल डेटा है, जिस तरीके से रिलेटेड मीडियन होते हैं और मीन होते हैं, इसी तरीके से रिलेटेड मीडियन भी होते हैं। यानी इंडिपेंडेंट में ये होता है कि 2 अलग अलग जगहों से हम सैंपल लेते हैं, और जबकि रिलेटेड में ये होता है कि एक ही सैंपल होता है, इसको प्री और पोस्ट हम टेस्ट करते हैं आते हैं। इसके लिए हमारे पास जो टेस्ट अवेलेबल है वो पियर्ड विल्कक्सन साइंड रैंक टेस्ट है। पियर्ड ये मीडियन रिलेटेड सैम्पलिंग के लिए यूज होता है, ये इसका प्रोसीजर है और ये इसका सम ऑफ द पॉजिटिव रैंक्स है। ये इसका तरीका लिखा हुआ है, मैं आगे समझाता हूँ उसको। टेबल वैल्यू कैसे फाइंड होगा, विल्कक्सन में से भी हम ये सैंपल 1 में भी टेबल वैल्यू इसकी फाइंड कर चुके हैं, यानी 1 सैंपल के अंदर भी ये विल्कक्सन यूज हो चुका है, लेकिन वो 1 सैंपल के लिए था। यहाँ पे पियर्ड का प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन टेबल वैल्यू फाइंड करने का तरीका तकरीबन सेम है। तो ये हम अभी आगे करते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू टेस्ट बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल समझ डेटा ऑफ द फाइल्स डील्ड पर डे ऑफ 20 एम्प्लॉइज। यानी बिफोर ट्रेनिंग एक एम्प्लॉय कितने फाइल डील कर रहा था और आफ्टर ट्रेनिंग एक एम्प्लॉय कितने फाइल डील कर रहा था। वही एम्प्लॉइज वही हैं, लेकिन उनको पहले ट्रेनिंग से पहले उनका काम देखा गया कि वो दिन में कितने फाइल डील कर रहे हैं ऑन एवरेज, और ट्रेनिंग के बाद हम उनको चेक किया गया ऑन एवरेज वो कितना। ठीक है, अब हमें पूछा कि 1% सिग्निफिकेंट डू द डेटा प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट आफ्टर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज हैज इंक्रीज्ड। यानी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई आफ्टर ट्रेनिंग। यहाँ पे हमारा फोकस आफ्टर ट्रेनिंग के ऊपर है, आफ्टर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस है, और हैज इंक्रीज का मतलब है यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगेगा। ठीक है, अब हमारे पास नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। अब देखें यहाँ पर हम μ1 = μ2 उसको ऐसे बना सकते थे
जैसे ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है, लेकिन इसको स्टेटमेंट आप ऐसे भी ले सकते थे कि बोथ मीडियन ऑफ सेम, बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग मीडियंस आर सेम, यानी μ1 इक्वल टू μ2। लेकिन उसको अच्छे अंदाज से अगर बनाएंगे तो उसको मैं ऐसे कह सकते हैं, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। यानी अगर दोनों स्टेट में परफॉर्मेंस अगर सेम है, यानी ट्रेनिंग से पहले भी आप वही काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद भी अगर कोई तब्दीली आपके अंदर नहीं आई, तो हम यही कहेंगे ना कि देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। ठीक है, तो बोथ मीडियन आर सेम लिखें, ठीक है, या आप लिखें देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो मतलब वही है। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो मतलब वही है, यानी ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग से बाद अगर उनकी परफॉर्मेंस के मीडियन दोनों जगह पे अगर बराबर हैं तो सिंपल बात है ट्रेनिंग का कोई इफेक्ट नहीं है। और फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जैसा कि ये स्टेटमेंट हमें बता रहा है ग्रेटर देन के साइन के साथ बनेगा, तो देयर इज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। या मैं कह सकता हूं दूसरा स्टेटमेंट ये हो सकता है कि आफ्टर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस इज हायर देन बिफोर ट्रेनिंग, लेकिन मतलब वही है, देयर इज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन। लेकिन ये जरा बेहतर जुमला लगता है, अगर आप गौर करेंगे तो आपको इन दोनों जुमलों में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। अल्फा हमारा 1% है, वो हमें बता रहा है। ठीक है, अब विल्कक्सन का जो प्रोसीजर था, जो यहाँ ये लिखा हुआ है, ये वाला जो प्रोसीजर लिखा हुआ है, इसको जरा मैं आपको समझाता हूं। अब चूंकि यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो आफ्टर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस है, तो हम क्या करेंगे, आफ्टर ट्रेनिंग का देखो ये मैंने ये पूरा आफ्टर ट्रेनिंग, ये 16 है, 18 है, 18 19, ये पूरा डेटा 16 18 18 19 इस तरीके से पूरा। और ये फिर बिफोर जो है 15 17 18 14 13, ये बिफोर का डेटा रखा है 15 17 18 14 13 एंड सो ऑन। अब चूंकि आफ्टर ट्रेनिंग हमारा टारगेट है, तो हम क्या करेंगे, आफ्टर से बिफोर को माइनस कर देंगे। यानी 16 से मैंने 15 माइनस किया तो 1 आ गया, 18 से 17 माइनस किया तो 1 आ गया, 18 से 18 माइनस किया तो 0 आ गया, 19 से 14 माइनस किया तो 5 आ गया, 18 से 13 माइनस किया तो 5 आ गया, 15 से 10 माइनस किया तो 5। तो ये पीरियड डिफरेंस है, ये हमने बारी बारी सबको कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास ये रिजल्ट आ गए। उसके बाद हमें क्या करना है कि उसका माइनस साइन खत्म करना है। जैसे आपको यहाँ पर डिफरेंट, जैसे ये -1 आया, यानी 12 में से 13 माइनस किया तो -1 आ गया, 15 में से 19 माइनस किया तो -4 आ गया, 14 में से -18 किया तो बाकी सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, लेकिन ये 2-3 वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव है। अब हमें क्या करना है, ये नेगेटिव साइन भी हटाने। अब पॉजिटिव मैंने एज इट इज लिख दिया, ये 1 था तो ये 1 लिख दिया, 1 था 1 लिख दिया, 0 था 0 लिख दिया, 5 था 5 लिख दिया, सेम लिखा है। फिर -1 को फिर यहाँ 1 कर दिया, इसी तरीके से -4 को मैंने यहाँ 4 कर दिया, -4 को यहाँ पे 4 कर दिया, तो ये हमने माइनस साइन हटा दिया। अब मैं इसका लगाऊंगा रैंक। रैंक का मतलब है जो छोटी वैल्यू होगी उसको मैं, छोटी वैल्यू को मैं 1 दूंगा, फिर उससे छोटी वैल्यू को मैं 2 दूंगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू जो है 0 है। अब 0 देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 0 3 मरतबा आ रहा है। अब मैं परेशान हूँगा कि भाई मैं कौन से 0 को 1 लगाऊं, कौन से, क्योंकि सेम वैल्यू है, कौन से 0 को 2 लगाऊं और कौन से 0 को 3 लगाऊं। जब देखें आपके जो रैंक होते हैं वो अगर एक से ज्यादा यानी वैल्यूज हो ना, सेम वैल्यूज एक टाइम से ज्यादा अगर आपको नजर आ रही हो, तो फिर उसका तरीकाकार ये होता है, जैसे कि ये 0 है, इसको मैं 1 देता, अगर ये एक ही 0 होता तो मैं 1 देता, ठीक है। लेकिन चूंकि ये 1 2 3 ये 3 zeros हैं, अब मैं किसको 1 दूं, उसको दूं, उसको दूं, उसको दूं। उसका तरीका फिर ये होता है कि जितने भी सिमिलर वैल्यूज होती हैं उनको बारी बारी हम, जैसे मैंने इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे वो रैंक लिखेंगे नहीं, उसके नीचे ये रैंक लिखेंगे नहीं। ये देखो आपको रैंक यहाँ 1 लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे भी रैंक आपको 1 लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको 1, इसको 2, इसको 3 दे देंगे। तो 1 2 3 इन तीनों को हम ऐड करेंगे, 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, 1 2 3 को जब ऐड करेंगे तो 6 बन गया। 6 को मैं, चूंकि ये 3 टाइम्स आ रहा है 0, तो मैं 6 को 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो उसका एवरेज बनेगा 2। और फिर मैंने 6 को 3 से डिवाइड कर 2 एवरेज, अब मैंने सबके सामने 0 के सामने 2 लिख दिया,
2 लिख दिया, एवरेज लिख दिया, ठीक है, ये मसला ही खत्म हो गया। वरना मैं किसी को 1 लिखता, किसी को 2 लिखता, तो ये बड़ा वो होता है। जब ये सिमिलर वैल्यूज होती हैं तो फिर ये वाला प्रोसीजर अप्लाई होता है। तो ये 3 तक वैल्यू तो साइन होगी, एवरेज जो है ना 2 सबको मैंने दे दिया, ये 2 दे दिया। अब आते हैं, ये मैंने, अगर आप देखें, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, सॉरी, ये मैंने दे दिया। अब आगे बढ़ता हूं कि अब आते हैं, अब देखिए रैंक, फिर दूसरा रैंक, दूसरी छोटी वैल्यू 1 है। 1 1 मरतबा, 1 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, 5 मरतबा 1 आ रहा है, 5 टाइम्स, ठीक है। अब 0 की वैल्यू का स्टॉप कहां पे हुआ था? 3 पे, 3 0 थे, 1 2 3, ठीक है। अब हम 3 से आगे जाएंगे, यानी पहले वाला 1 है, इसको सपोज हम 4 दें, इसको 5, इसको 6, इसको 7, ठीक है, 1 2 3 4 5। पहले वाले 1 को अगर हम 4 दे दें, क्योंकि 0 3 थे तो हमने एक 0 को 1 दिया, दूसरे 0 को 2 दिया था, तीसरे 0 को 3 दिया था। अब 3 दिया था, अब यानी जो दूसरी छोटी वैल्यू 1 है, 1 का जो स्टार्ट होगा वो रैंक 4 से होगा, क्योंकि 3 रैंक तो हम पहले दे चुके हैं। तो इसको 4 दे देंगे, इसको 5 दे देंगे, इसको 6, इसको 7, इसको 8। अब 4 5 ये हो गया 9, फिर 6 ऐड करेंगे 15, 7 ऐड करेंगे 22, फिर 8 ऐड करेंगे 30, यानी 4 5 6 7 8, इन सबको जब ऐड करेंगे 30 बनेगा। टोटल 5 वैल्यूज हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 बनेगा। तो आप देख सकते हैं जितने भी 1 लिखे हुए हैं उसको मैंने 6 दिया हुआ है, रेड कलर में वो आपको दिखाया हुआ है। इसी तरीके से फिर तीसरी जो छोटी वैल्यू है वो है 2। अब 2 देखिए 2 टाइम्स आ रहा है, 2 जो है वो 2 मरतबा आ रहा है, एक ये है और एक ये है। अब 1 की वैल्यू कहां तक एंड हुई थी? 8 तक, क्योंकि 0 3 थे तो 1 2 3 इसको दे दिया। 1 जो है वो 5 टाइम्स थे तो हमने 4 5 6 7 8 दे दिया। अब 8 तक हम एलोकेट कर चुके हैं रैंक। अब इसका जो स्टार्ट होगा 2 का, इसके ऊपर 9 और इसको 10 देंगे 9 और 10। अब चूंकि ये दो ही वैल्यू हैं, 9 और 10 को ऐड करेंगे तो 19 बनेगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 9.5 बनेगा। तो आप देख सकते हैं इस 2 को भी मैंने 9.5 दिया, इस 2 को भी मैंने 9.5 दिया। इसी तरीके से बाकी चीज़ों को हमने इसी तरीके से आगे कैलकुलेट किया। अब हमसे जो बिलकक्सन कह रहा है सम ऑफ पॉजिटिव रैंक्स, यानी जब मैंने ये वाला रैंक दे दिया उसके बाद अगला जो प्रोसीजर है वो ये होता है कि हम साइन लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने डिफरेंस लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन था तो इसके रैंक को भी हम पॉजिटिव लिखेंगे। देखो ये 6 है, ये भी 6 है, यानी ये वाला कॉलम एज इट इज हम यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद सिंपली हम ये वाला डिफरेंस लिखेंगे कि यहाँ पे कोई माइनस साइन है, देखिए यहाँ पे माइनस साइन है तो इसके रैंक को मैं माइनस साइन लगा दूंगा। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ, देखो ये माइनस साइन है, इसके रैंक को भी मैं माइनस कर दूंगा, ये माइनस साइन है, इसके रैंक को भी मैं माइनस कर दूंगा। अब इसमें जो सम ऑफ पॉजिटिव रैंक्स, अब माइनस वालों को हटा के बाकी जितने पॉजिटिव वाले जो रैंक्स हैं, जैसे 6 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 18.5, 18.5, 18.5, 9.5, 2, इस 6 को छोड़ देंगे, 14, 6, इसी तरीके से जो पॉजिटिव वाले हैं उन सबको ऐड कर देंगे। जब ऐड कर दिया तो हमारे पास जो सम आया है वो आया 176 हमारे पास टोटल आया है। आप भी टोटल कर लें मैन्युअली, मैंने किया है 176 हमारे पास। उसके बाद टेबल से वैल्यू फाइंड की है। अब चूंकि एन हमारा 20 है, एन हमारा इसके अंदर जो है वो हमारा 20 है, ये 20 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, 20 ऑब्जर्वेशन है क्योंकि एक ही सैंपल है, एम्प्लॉइज वही हैं तो ये 2 मरतबा नहीं गिने जाएंगे। बिफोर वाली ऑब्जर्वेशन भी आपको 20 नजर आएंगे, आफ्टर वाली भी 20 नजर आएंगे, लेकिन ये हमारा जो सैंपल है वो डिफरेंस के हिसाब से काउंट होगा। तो ये डिफरेंस जो है ये 20 ऑब्जर्वेशन है। तो 20 ऑब्जर्वेशन है, अल्फा 1% जो जहाँ पे मैं बता रहा है, 5% जो है ना वो
अल्फा 1 ये 0.05 ये गलत लिखा हुआ है, ये 0.01 होना चाहिए। तो इसको मैं ज़रा हाथ के हाथ करेक्ट कर लेता हूँ ताकि जो है ना ये करेक्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई मसला है। तो बहरहाल ये 1% का मतलब 0.01 होगा। टेबल वैल्यू जो है हमने जो फाइंड की वो अगर आप देख लें, एन ये हमारा 20 है, 20 के सामने जो है ये 0.01 है, 0.01 के सामने ये टेबल वैल्यू आपको नज़र आ रही है। ये विल्कॉक्सन डब्ल्यू टेस्ट है, टेबल नंबर 5। टेबल शीट में आप देख सकते हैं हर टेबल के ऊपर टेबल का नंबर दिया होगा, टेबल नंबर 5 है ये। तो ये आप देख लें, इसके अंदर 167 हमारी टेबल वैल्यू आ रही है। उसके बाद हमने स्टेप नंबर 5 में आ गए। अब देखें स्टेप नंबर 5 में ये ग्रेटर देन का साइन है, राइट टेल्ड है, और ये वैल्यू डब्ल्यू टेबल से जो भी आती है वो राइट टेबल वैल्यू ही कहलाती है। लेफ्ट का प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट है, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है। ये आपको लास्ट टाइम जो मैंने आपको डब्ल्यू टेस्ट करवाया था 1 सैंपल के अंदर, उसके अंदर लेफ्ट वैल्यू हमने फाइंड की थी, उसको देखते हुए आप समझ सकते हैं। अब चूंकि ये राइट वाली है, ग्रेटर देन का साइन है, तो उसमें लेफ्ट वैल्यू के लिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा। तो टेबल वैल्यू 167 मैंने यहाँ लिख ली। और अब आप देख सकते हैं इसके इस तरफ जो एरिया ये एक्सेप्टेंस रीजन कहलाएगा और इस तरफ जो है रिजेक्शन होगा। 0 यहाँ से शुरू होता है, अगर हम यहाँ से चलते जाएं, अगर 167 यहाँ आता है तो 176 डेफिनेटली इसके बाद आएगा। तो ये रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गया, यानी देयर इज ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। ये वाला नल हाइपोथेसिस को जो है ना हम चूज करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, जो भी आपको खुद से करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये जो है ना वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल होता हूँ और क्लास भी होती है, तो इंशाल्लाह आपकी जो भी कन्फ्यूजन है थोड़ी सी मेहनत करें, इंशाल्लाह ये कोर्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे एमफिल पीएचडी लेवल तक आपको काम आएगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। पहले तो हम क्लास में बोल देते थे कि ये मेरी बात याद रखिएगा, अब ये लेक्चर्स की शक्ल में आपके पास ये चीज़ यानी एक डॉक्यूमेंटेड शक्ल में आपके पास आ गई है। तो याद रखिएगा ये लेक्चर्स आपको आगे काम आएंगे एमफिल पीएचडी तक। ये मेरा आपका क्लेम है, क्योंकि पीएचडी करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये कोर्स कितना इम्पोर्टेंट है। और आगे किसी भी रिसर्च में, इवन आप रिसर्च कंपनी में जाते हैं, बीबीए के बाद भी जाते हैं, तब भी ये कोर्स आपको बहुत काम आएगा। तो थोड़ी सी मेहनत करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है और आगे इसकी बड़ा स्कोप है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। कोई सजेशन, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।